हेलो फ्रेंड, मैं से कहते शाम जीएच नॉलेज प्रो में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। तो प्रीवियस वीडियो में मैं 2022 जो सीबीटी एग्ज़ाम हुआ था मार्च 7 में, प्रीवियस वीडियो में मैं 51 नंबर से लेकर 106 नंबर तक जो है आपको वीडियो के माध्यम से जो है क्वेश्चन आंसर डिस्कशन किया था। अब जो है व्याकरण विभाग 107 से लेकर जो है 150 तक जो है आलोचना करेंगे। उसके साथ साथ बताऊंगा कि किस क्वेश्चन में आप जो है चैलेंज कर सकते हैं, कौन सा आंसर की जो है गलत दिया है आंसर की में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए, व्याकरण विभाग अगर देखते हैं तो यहाँ तक तो हम आलोचना कर चुके थे। अब देखिए, रचना के आधार पर क्रिया के भेद, मूल क्रिया, यौगिक क्रिया। तो यहाँ पर 107 इसका करेक्ट उत्तर ए नंबर है, दो प्रकार। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का सही उदाहरण है। ठीक है, सकर्मक क्रिया का सही उदाहरण। तो केवल आलोचना नहीं, हम विस्तार रूप से इसको जानेंगे, व्याख्या से सभी चीज़ को आलोचना के माध्यम से सभी चीज़ को जो है समझने की कोशिश करेंगे। और जहां पर आंसर की पे गलत होगा मैं आपको बता दूंगा कि इस क्वेश्चन पर चैलेंज बन सकता है। तो चलिए, निम्नलिखित कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का सही उदाहरण, यानी सकर्मक क्रिया के लिए हम कौन से वाक्य को ले सकते हैं। ठीक है, 108 नंबर प्रश्न हम देख रहे हैं। रोज तेज भागता है, सॉरी, शेर तेज भागता है। तो यहाँ पर जो है ये तो अकर्मक, भागना, भागता है, ये अकर्मक क्रिया है। सुरेश पत्र लिखता है, तो लिखना निश्चित रूप से सकर्मक क्रिया, और कर्म भी साथ में है। बालक तैरता है, ये नहीं होगा। छात्र हंसते हैं, ये नहीं होगा। तो बी नंबर इसका करेक्ट उत्तर, लिखना, लिखता यहाँ पर है। सुरेश पत्र लिखता है, तो लिखना क्रिया जो है सकर्मक क्रिया ही है। बी नंबर इसका करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, यानी कौन सा शब्द है जिसमें प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। रटंत, रटंत इस पे हुआ है, धड़ंत हुआ है, भिड़ंत हुआ है, वसंत ये शब्द है, इस पे प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो 109 नंबर प्रश्न जिसका उत्तर है डी नंबर। नेक्स्ट देखिए, गोबर गणेश मुहावरे का अर्थ क्या है। तो 110 नंबर प्रश्न, गोबर गणेश। तो गोबर गणेश मुहावरे का अर्थ आप जो है गोबर गणेश मुहावरे का अर्थ है मूर्ख। तो बी नंबर इसका जो है करेक्ट उत्तर है, गोबर गणेश मुहावरा जिसका अर्थ क्या है, मूर्ख। नेक्स्ट देखते हैं 111 नंबर प्रश्न। तो 111 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची नहीं है, यानी मेघ शब्द का कौन सा शब्द जो है पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखते हैं, मेघ शब्द का पर्यायवाची शब्द अंबुज, ए पर्यायवाची शब्द नहीं है। पयोद, वारिद ए पर्यायवाची शब्द है। घन ए भी पर्यायवाची शब्द है। तो इसका ए नंबर करेक्ट उत्तर है कि मेघ शब्द का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है, अंबुज जो है मेघ शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं 112 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य वर्तमान काल का है। तो वर्तमान काल में कौन सा वाक्य है, देखते हैं 112 ए नंबर, माँ ने पत्र लिखा था, ये तो अतीत पे है। ठीक है, भूतकाल पे है। मैं रोज अखबार पढ़ता हूँ, ये सही है, ये वर्तमान काल पे है। 112 बी करेक्ट उत्तर। फिर भी देखते हैं, राधिका कल दिल्ली जाएगी, ये फ्यूचर पे है, भविष्य पे है। वह पढ़े तो पास हो जाए, ये भी जो है भविष्य पे है, ये हेतु पे है। तो यहाँ पर 112 इसका करेक्ट उत्तर है, बी नंबर इसका करेक्ट उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो यानी स्पेलिंग किसका सही है, ऐतिहासिक, बिल्कुल ए करेक्ट है, ऐतिहासिक ए करेक्ट है। बी देखते हैं, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। तो ए नंबर 113 ए नंबर ही करेक्ट है, ऐतिहासिक, ये बिल्कुल वर्तनी की दृष्टि से जो है करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, शेर कहाँ रहता है, क्या पूछा है यहाँ पर। वो प्रस्तुत वाक्य को अर्थ की दृष्टि से किस वाक्य भेद में रखा जाएगा। अच्छा, अर्थ की दृष्टि से शेर कहाँ रहता है, तो ये वेरी सिंपल है, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है तो प्रश्नवाचक। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित कौन से विकल्प में पुल्लिंग और उसके स्त्रीलिंग शब्द का सही जोड़ा दिया गया है। ठीक है, कौन सा सही जोड़ा है, तो एक एक देखते हैं। लाला, लालाइन, सॉरी लाली दिया है, मतलब हमें क्या करना है, हमें जो है सही जोड़ा बांटना है। ठीक है, तो ये जो है करेक्ट नहीं होगा। दूसरा है बैल गाय, ये करेक्ट है। युवा, युवी, युवती रहता अलग होता,
विद्वान विदुषी देना चाहिए। तो बी जो है करेक्ट है, बाकी सब जो है गलत जोड़ा है, ठीक है, क्योंकि स्त्रीलिंग शब्द जो है सही नहीं दिया है। नेक्स्ट प्रश्न, पिता ने कहानी सुनाई, वाक्य में आए रेखांकित पद के कारक भेद। ये बहुत सिंपल है। पिता ने कहानी सुनाई, हम जानते हैं क्रिया का करने वाला कौन होता है, कर्ता होता है, ठीक है, और उसके साथ ने परसर्ग भी लगा है तो और भी आसानी से हमें समझ में आता है। तो यहाँ पर बी नंबर इसका करेक्ट उत्तर है। पिता ने कहानी सुनाई कर्ता कारक में है रेखांकित शब्द। नेक्स्ट है संकल्प शब्द में लगा उपसर्ग है। संकल्प शब्द में लगा उपसर्ग, तो सम उपसर्ग से जो है संकल्प बना है, ठीक है, तो बी नंबर इसका करेक्ट उत्तर है, ठीक है, संकल्प नहीं, सम प्रत्यय लगकर सॉरी उपसर्ग लगकर जो है संकल्प बना है। नेक्स्ट प्रश्न, हिंदी में आकृति शब्द का निम्नलिखित कौन से उच्चारित रूप को शुद्ध माना जाएगा। आकृति शब्द दिया है। मैं आपको लाइव क्लासों या यूट्यूब पर भी काफ़ी बार बताया हूं कि हिंदी में जिसे उड़िया में रू उच्चारण होता है, उसका उच्चारण हिंदी में री होता है, यानी रॉ में छोटी ई मात्रा, ठीक है, रॉ में छोटी ई मात्रा जो उड़िया में रू है उसको अगर हम हिंदी में री बोलते हैं, वो रॉ में छोटी ई मात्रा। तो देखिए आकृति कौन से होगा, आप यहीं से पता कर सकते हैं। एक बार डी नंबर देख लेते हैं। हाँ, ये तो गलत दिया ही है, तो ए नंबर ही इसका करेक्ट उत्तर है। आकृति ए नंबर ही इसका सही उत्तर है। जहां पर आंसर की पे कुछ गलत होगा मैं आपको वहां पर बता दूंगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा, और आपको एक बात कि आप जो है कमेंट बॉक्स पर जरूर अपना मार्क्स कितना सिक्योर किए हैं, आपको लग रहा है कितना याद है आपको 150 में से आप जो सही किए हैं नेगेटिव मार्किंग के बाद आपका कितना स्कोर होता है, कमेंट बॉक्स पे बताने मत भूलें। और चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, SKEhtesham.babu मेरा इंस्टाग्राम ID है, आप चाहे तो मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक विभक्ति चिन्ह नहीं है के द्वारा। ये विभक्ति चिन्ह है, ठीक है, ये तो करण कारक की, के लिए, ये संप्रदान कारक की, पर, ये अधिकरण कारक की, मैं, ये भी नहीं, यहां पर मैं दिया है, मौ में अई मात्रा। हाँ, ये हो सकता है गलती हुई हो किसी की, लेकिन ये विभक्ति चिन्ह नहीं है, ठीक है। अब मैं पर हम कहते हैं अधिकरण कारक पे, लेकिन वहां पर जो मैं है मौ में एकार है, ये यहां पर मौ में अई मात्रा दिया है। यहां पर मैं का मीन्स है आई, जिसे मुंह उड़िया में बोलते हैं मुंह, ठीक है, तो ये जो है विभक्ति चिन्ह बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पुनर्जन्म शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। हाँ, पुनः विसर्ग संधि के अंतर्गत है, पुनः प्लस जन्म जो है पुनर्जन्म, तो 120 का करेक्ट उत्तर है सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कौन सा संज्ञा शब्द एक वचन और बहुवचन में एक समान रहेगा। एक वचन और बहुवचन में हम जानते हैं सबसे पहला वर्ड आप देखिए, दूसरा कुछ मत देखिए, नर, क्योंकि औकारांत पुल्लिंग शब्द जो है ये एक वचन से बहुवचन होते समय बदलता नहीं है। नियम नंबर 1, मैं लाइव क्लास पे आपको लिंग परिवर्तन के 4 नियम बताया था। नियम नंबर 1 पे ये बिल्कुल सूट करता है कि औकारांत पुल्लिंग शब्द जो है एक वचन से बहुवचन में बदलता नहीं है। तो फाइनली इसका आंसर हो गया ए नंबर। अब देखते हैं बी नंबर प्रश्न, ठीक है। तो काफ़ी बच्चों का लाइव क्लास के लिए कमेंट आता है फिर से कि सर OSSTT का लाइव क्लास शुरू कीजिए या CBT का लाइव क्लास शुरू कीजिए हिंदी का। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस समय नोटिफिकेशन निकलेगा, OSSTT हो या CBT हो, नोटिफिकेशन निकलते ही हम लाइव क्लास शुरू करेंगे। तब मुझे आप जो है इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या मेरा आप जो है इंस्टाग्राम ID तो नोट कर लिए होंगे, आप इंस्टाग्राम ID पे जो है मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जब नोटिफिकेशन होगा तब फिर से लाइव क्लास शुरू करेंगे। चलिए, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है, तो यहाँ पर दिया है जयचंद किस संज्ञाभेद के अंतर्गत है। देखिए, एक आदमी का नाम जो है व्यक्तिवाचक है, लेकिन यहाँ पर प्रयोग किस आधार पर हुआ है। यहाँ पर प्रयोग के आधार पर अगर देखते हैं 122 नंबर, ये जातिवाचक में कई पर उदाहरण देकर कई बार जो आपको बताया हूं, इस टाइप का वर्ड जो है अगर इस टाइप का प्रयोग होता है, जैसे हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है, जैसे हम बोलेंगे कि अन्ना हजारे
इस दौर के कुछ लोग जो है अन्ना हजारे को इस दौर का गांधी मान रहे हैं, तो वहां पर जो है गांधी शब्द हो, ऐसे शब्द जो है प्रयोग के साथ जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा बदलकर जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। तो 122 नंबर करेक्ट उत्तर है जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, शिक्षा शब्द में इक प्रत्यय, 123 नंबर प्रश्न, शिक्षा शब्द में इक प्रत्यय तो शैक्षिक होगा, ए नंबर में शिक्षिक दे दिया है, बी नंबर करेक्ट उत्तर है, देखिए शैक्षिक, बी नंबर ही इसका करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, वह पौधों का उन्मूलन करने लगा और दूसरा व्यक्ति उनका रोपण करने लगा। उन्मूलन मतलब उखाड़ देना, काट देना, इस अर्थ में जो व्यवहार होता है शब्द उसे बोलते हैं उन्मूलन। तो वह पौधों का उन्मूलन करने लगा और दूसरा व्यक्ति उसका रोपण करता गया। वाक्य में आए रेखांकित शब्द एक दूसरे के, अरे क्वेश्चन क्या दिया है, मतलब एक दूसरे के क्या हैं, तो ये विलोम शब्द हैं बिल्कुल, ठीक है। 124 अगर आंसर की देखते हैं हम, ए उत्तर दिया है, सही दिया है, विलोम शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट 125 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित किस एक को छोड़कर रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद हैं। हम भी जानते हैं रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। तो यहाँ पर एक को छोड़कर तो उपवाक्य, रचना की दृष्टि से 3 भेद, सरल, मिश्र और संयुक्त, तो उपवाक्य जो है नहीं है इसके अंतर्गत, तो डी नंबर इसका करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, जब समस्त या समास पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाते हैं तो उसे कहते हैं, इसे विग्रह कहते हैं, ठीक है। 126 विग्रह कहते हैं, और जब एक पद बन जाता है उसे समस्त पद कहते हैं, यानी समास पद कहते हैं। तो 126 इसका करेक्ट उत्तर है, बी नंबर, इसको विग्रह कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 127, निम्नलिखित कौन से वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो कौन से वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग हुआ है, हम रोज यहाँ आया करते हैं, आना ये प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ। पिताजी दफ्तर गए हैं, वह ऊंचा उड़ता है, माँ बच्चे को दूध पिलाती है, हाँ यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया है, पीना, पिलाना, पिलवाना, तो पिलाती है, ठीक है। जब देता कि वो ऊंचा उड़ाता है तो एक प्रेरणार्थक क्रिया हो सकता था, लेकिन यहाँ पर जो है डी करेक्ट उत्तर, माँ बच्चे को दूध पिलाती है, ठीक है, पीना, पिलाना, पिलवाना। तो यहाँ पर जो है 127 नंबर, डी नंबर इसका करेक्ट उत्तर है, पिलाती जो प्रेरणार्थक क्रिया है, तो सही उत्तर डी नंबर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 128, हिंदी में ब्रह्म शब्द का शुद्ध उच्चारण निम्न प्रकार किया जाता है, यानी ब्रह्म शब्द का जो है शुद्ध उच्चारण कैसा होता है। तो ब्र ह में हल मात्रा म, क्योंकि ये देखिए ये संयुक्त रूप वैसे ही बनता है, ये जो है एक रूप लिख दिया है, मानकितर रूप लिख दिया है, तो संयुक्त रूप बनता है ब्रह्म, ब में र, उसके बाद ह में हल, उसके बाद होता है म। तो 128 नंबर इसका करेक्ट उत्तर जो है बी नंबर इसका करेक्ट उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित किस वाक्य में अनाज का पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है। अनाज का पर्यायवाची शब्द, इस बार खेत में खूब फसल लगी है, किसान खेत में शस्य उगाता है, ये सही करेक्ट उत्तर है, ठीक है। बी नंबर 129 नंबर का जो है बी नंबर करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट देखिए 130 नंबर, शिशु दूध पीकर सो गया। इस वाक्य को, इस सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में परिवर्तन करना है हमको, कि शिशु दूध पीकर सो गया। तो देखते हैं, शिशु ने दूध पिया और सो गया, यही करेक्ट है। जो शिशु दूध पिया था, शिशु दूध पी रहा है, शिशु दूध पीने से नहीं, ए नंबर ही इसका करेक्ट उत्तर है, दूसरा कुछ सस्पेंस भी इस पे नहीं दिया है। शिशु ने दूध पिया और सो गया, ये जो है इसका करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट देखिए, वर्तनी के अनुसार निम्नलिखित कौन सा शब्द अशुद्ध है। वाल्मीकि, दीर्घई हर्षई, ये ठीक है। तदुपरांत, ये भी सही है। सदुपदेश, ये भी, ईर्षा, अरे तदोपरांत लिख दिया, ये गलत है। वर्तनी के अनुसार निम्नलिखित, तदुपरांत होना चाहिए, तदुपरांत मतलब उसके अपरांत, उसके बाद जिसे बोलते हैं, लेकिन ये तदोपरांत है। तो 131 नंबर का जो है बी जो है गलत है। तो यहाँ पर अशुद्ध पहचानने के लिए दे गए, तो 131 नंबर का आंसर क्या होगा, बी ही होगा। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 132, निम्नलिखित कौन सा वाक्य सार्वनामिक विशेषण का एक उदाहरण है। निम्नलिखित कौन सा वाक्य सार्वनामिक विशेषण का एक उदाहरण। देखिए, सार्वनामिक विशेषण सिर्फ सर्वनाम नहीं दिया है,
उसने सबको कहानी सुनाई, उसने सर्वनाम है, सर्वनामिक विशेषण नहीं है। वह, क्वेश्चन नंबर 132, वह किताब पढ़ रहा है। देखिए वह किताब पढ़ रहा है, वह यहाँ पर क्या है, कर्ता है, तो यहाँ पर वह सर्वनाम है, सर्वनामिक विशेषण नहीं। वह किताब सबसे अच्छी है, यह सर्वनामिक विशेषण है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन, जेंटल क्वेश्चन पूछा था यहाँ पर, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था। वे जल्दी ही अपने घर आ जाएं, तो सब सर्वनाम है, लेकिन सर्वनामिक विशेषण जो संज्ञा जो सर्वनाम से बनती है और विशेषण और जो है किसी की विशेषता बताती है। ठीक है, तो वह किताब, मैं बोला था वह किताब, यह कलम आदि, तो ये सर्वनामिक विशेषण है। 132 इसका जो है करेक्ट उत्तर सी है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 133, काम करना आता नहीं और बहाने शौ, इसे कहते हैं नाचना जाने आंगन टेढ़ा। हाँ, प्रस्तुत वाक्य के रेखांकित अंश को क्या कहते हैं? नाचना जाने आंगन टेढ़ा, बिल्कुल ये जो है कहावत है। ठीक है, एक कहावत है। काम करना आता नहीं और बहाने सौ, तो ऐसी एक कहावत है कि नाचना जाने आंगन टेढ़ा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 134, निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय का सही समास विग्रह है? यानी कौन सा शब्द जो है पुस्तकालय का सही तरह से जो है विग्रह किया गया है। पुस्तका, हाँ देखिए यहाँ पर एक टेक्निकल क्वेश्चन पूछ दिया था, हड़बड़ी में आप लोग काफ़ी कर दिए होंगे पुस्तक प्लस आलय। ठीक है, पुस्तक प्लस आलय पुस्तकालय ये कर दिए होंगे, लेकिन ये उसका करेक्ट उत्तर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा है कौन सा पुस्तकालय का सही समास है। यहाँ पर संधि विच्छेद करने नहीं पूछा है। अगर संधि विच्छेद करने पूछता तो पुस्तक प्लस आलय पुस्तकालय होता, लेकिन यहाँ पर विग्रह बनाने तो पुस्तकों के लिए आलय। ठीक है, तो 134 बी करेक्ट उत्तर है। काफी लोग जो है सी किए होंगे, लेकिन इसका करेक्ट उत्तर है बी, पुस्तकों के लिए आलय। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 135, हिंदी के निम्नलिखित 4 शब्दों में से कौन से शब्द का उच्चारण शुद्ध है? 4 शब्द दिया है, विकल्प में बाईं और हिंदी शब्द और राइट साइड में उसका उच्चारित रूप दिया गया है। देखिए बाईं तरफ जितना दिया गया है लेफ्ट साइड में वो हिंदी के शब्द हैं, और राइट साइड में जितना दिया गया है वो उसके उच्चारण है। तो हिंदी के निम्नलिखित 4 शब्दों में से कौन से शब्द का उच्चारण शुद्ध है? तो सबसे पहले अमृत, लेकिन उच्चारण में राइट साइड में लिखा है अमृत, ये गलत है, क्योंकि इसका उच्चारण कैसे होता है? अमृत, री है ना, ऋषि, कृषि, प्रकृति, तो इसका री उच्चारण, तो अमृत एक ये तो नहीं होगा। भिक्षा, यहां पर दिया भिक्षा, क्योंकि क्ष जो है क प्लस मूर्धन्य स का रूप है, तो भिक्षा अगर लिखता तो सही होता, तो ये भी सही नहीं है। काम, तो काम का तो काम ही है, लेकिन कामाओ दे दिया है, नहीं ये तो नहीं होगा। चक्षु, ये सही है, क्ष जो है क हलमात्रा प्लस स, इसका जो है संयुक्त रूप है, तो चक्षु जो है उच्चारण बिल्कुल सही लिखा है, डी नंबर इसका करेक्ट उत्तर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 136, 136 नंबर प्रश्न, क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि, मैं आपको बता दूं फेसबुक पेज जीएच नॉलेज प्रो है, आप वहां पर भी जाकर लाइक कर सकते हैं, और एक फेसबुक पेज है और एक फेसबुक पेज है हिंदी एस्पिरेंट्स ओडिशा, वहां जाकर लाइक कर सकते हैं, मेरा ही फेसबुक पेज है। तो आप फेसबुक की दुनिया पे ज़्यादा रहते हैं, वहां भी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब बनता ही है। चलिए वीडियो को लाइक फटाफट कीजिए, अब तक नहीं किया है लाइक। तो देखिए क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया का व्यापार बीते हुए समय में पूरा हो चुका है, उसे क्या कहते हैं? अरे बीते हुए समय में पूरा हो गया तो भूतकाल हो गया, ये पूछने वाली बात है। हाँ, ऐसे क्वेश्चन बनता है 136 नंबर, इससे पता चलता पूरे देख के। अब जो है क्रिया क्या हो गया है, ने समाप्त हो गया है, तो ये क्या होगा? भूतकाल में होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, किस विधा के शिक्षण में निगमन प्रणाली अपनाई जाती है? कविता, कहानी, व्याकरण, नाटक। अरे व्याकरण में ये सारा मामला आता है, आगमन हो निगमन हो। आपको कई बार बताया हूँ, आगमन प्रणाली एक वेटर प्रणाली है, मनोवैज्ञानिक प्रणाली है, बच्चे अच्छी तरह से याद रखते हैं, बच्चे एक्टिव रहते हैं बहुत। निगमन जो उतना अच्छा नहीं है नीची कक्षा के लिए। ठीक है, तो किस विद्या
किस विधा के शिक्षण में निगमन प्रणाली अपनाई जाती है? तो यहाँ पर जो है बिल्कुल व्याकरण ही इसका करेक्ट उत्तर है। ठीक है, तो देखते हैं 138 नंबर प्रश्न। व्याकरण शिक्षण की किस प्रणाली में छात्र को स्वयं सीखने का अवसर मिलता है? अभी बता रहा था, हाँ, आगमन प्रणाली में। आगमन प्रणाली में, क्योंकि आगमन प्रणाली में हम उदाहरण से नियम पर आते हैं, तो छात्र को स्वयं नियम खोजने का अवसर मिलता है, अच्छी तरह से सीख पाता है। तो बिल्कुल वेटर विधि है आगमन प्रणाली। ठीक है, 138 नंबर इसका जो है ए नंबर करेक्ट उत्तर है। चलिए अब देखते हैं 139 नंबर प्रश्न। तो 39 पे 139 से चारिटी रोटी खाई ले, खान तू जितने भूख थी वह सिते खाई वे, से चारिटी रोटी खाई ले, उन्होंने 4 रोटी खाई, नहीं रोटियां। ठीक है, उसने, हाँ, इसी को लेकर काफ़ी कमेंट था मेरे पास। ठीक है, इंस्टाग्राम हो या फिर व्हाट्सअप की दुनिया पे आप लोग काफ़ी क्वेश्चन कर रहे थे, तो यही है वो, हाँ, से चारिटी रोटी खाई ले, 139 नंबर प्रश्न है। तो देखिए, खाई ले यानी एक सम्मान की स्थिति है। अगर से चारिटी रोटी खाई ला था अलग बात, खाई ले तो उन्होंने होगा। एक तो सेंटेंस पास्ट पे है तो ने का प्रयोग होगा, तो चारों पे ने का प्रयोग है। देखिए, ए पे है उन्होंने, बी पे है उसने, सी पे है उसने, डी पे है उन्होंने। तो खाई ले, खाईला नहीं, से चारिटी रोटी खाईला, उसने 4 रोटियां खाई। तो यहां पर जो है 139 का खाई ले, तो इसका करेक्ट उत्तर है 139 नंबर प्रश्न, मेरे ख्याल से डी नंबर इसका करेक्ट उत्तर है। उन्होंने 4 रोटियां खाई। काफी शंका बनी हुई है, आपको अगर कुछ लग रहा है कमेंट बॉक्स पर लिखना। मुझे लग रहा है कि उन्होंने 4 रोटियां खाई, ये इसका करेक्ट उत्तर है। अगर आंसर देखते हैं तो 139 नंबर प्रश्न, अगर आंसर देखते हैं, ये भी वही डी दिया है, तो करेक्ट है। ठीक है, आंसर भी जो है करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली, कौन सी विधि पद्यपाठ शिक्षण के लिए अपनाई नहीं जाती? कौन सी विधि अपनाई नहीं जाती? व्याख्या प्रणाली, अब पद्यपाठ पढ़ा रहे हैं तो व्याख्या करना ही है ना। विश्लेषणात्मक प्रश्न, ये प्रणाली दे दिया है। गीत प्रणाली अपनाई जाती है, अभिनय प्रणाली भी अपनाई जाती है। तो विश्लेषणात्मक प्रणाली जो है, ये जो है इसका करेक्ट उत्तर अपनाई नहीं जाती। 140 नंबर जो है बी नंबर इसका करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। ठीक है, अब तक कुछ आया नहीं है, आए तो मैं आपको बता दूं चैलेंजिंग का कोई सा चीज। देखिए 141 नंबर प्रश्न, गद्यपाठ शिक्षण में किस समय छात्रों से परिचयात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं? तो गद्यपाठ शिक्षण में परिचयात्मक प्रश्न यार प्रस्तावना पे ही पूछा जाएगा, और कहीं नहीं। मैं आपको बताया था लाइव क्लास पे कि ये इस पे गोलमाल मत करना, परिचयात्मक प्रश्न हो, प्रस्तावनात्मक प्रश्न हो, वही होता है, वही होता है, प्रस्तावना पे होता है। हाँ, बहुत बार आपको बताया हूँ। चलिए, उम्मीद करता हूँ लाइव क्लास के मेरे प्यारे विद्यार्थियों ठीक किए हो गए आप लोग। हाँ, सी नंबर इसका करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 142, किस प्रकार के वाचन में छात्रों से हो रही गलतियां का सुधार किया जाता है? तो छात्रों से गलतियां कब होगी? जब वो अनुकरण वाचन करेंगे। तो आदर्श वाचन में नहीं होगा, आदर्श वाचन शिक्षक खुद करते हैं। अनुकरण वाचन, उनको देखकर छात्र या छात्रा उनकी अनुसरण करते हैं, तो अनुकरण वाचन ही इसका करेक्ट उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, पढ़िया रे घोड़ा माने बुलू छंती, ये आया था शायद आपके इसी बार OSSTT पे आया था, 2022 OSSTT पे शायद एक क्वेश्चन आया था। पढ़िया रे घोड़ा माने बुलू छंती, मैदान में 143 नंबर प्रश्न। ठीक है, 143 143 नंबर प्रश्न, मैदान में घोड़े घूम रहे हैं, पढ़िया रे घोड़ा माने बुलू छंती। अब देखते हैं, मैदान में घोड़ा घूम रहा है, नहीं, घोड़ा मानने अच्छी ये नहीं होगा। मैदान पर घोड़े घूम रहे हैं, देखिए हैं होना चाहिए, बीर भी नहीं होगा। मैदान में, सॉरी पर दे दिया है, बी तो बिल्कुल नहीं होगा। मैदान में घोड़े घूम रहे हैं, सी करेक्ट उत्तर। मैदान में घोड़ों, ये नहीं होगा। ठीक है, सी ही इसका जो है करेक्ट उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 143, सी जो है करेक्ट उत्तर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 144, कविता पद्य शिक्षण के प्रस्तुतिकरण भाग में निम्नलिखित कौन सा कार्य नहीं किया जाता? प्रस्तुतिकरण पे कौन सा कार्य नहीं किया जाता?
आदर्श वाचन बिल्कुल होता है, पहले आदर्श वाचन ही होता है, उसके बाद आदर्श अनुकरण वाचन ही होता है, उसके बाद भावबोध प्रश्न होता है, उसके बाद पाठ्यबंधु स्पष्टीकरण के अंदर शब्दार्थ कथन भी होता है, रचनात्मक कार्य ये नहीं होता। पद्य पढ़ा रहे हैं तो ये डी नंबर करेक्ट उत्तर है, रचनात्मक कार्य नहीं होता। ठीक है, चलिए, तुम्हें यही कामों करो नहीं, 145, तुम्हें यही कामों करो नहीं, तुम यह काम मत करो, यही करेक्ट है, तुम ये काम ना करो, तुम वह काम नहीं करो, तुम वह काम मत करो, एक करेक्ट, ए नंबर इसका करेक्ट है, तुम यह काम मत करो, खत्म। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 146, गद्य पाठ शिक्षण के समय छात्र को निम्नलिखित कौन सा कार्य करना जरूरी है? तो कौन सा कार्य करना जरूरी है? दीवार पर दिखाए गए प्रत्येक चित्र को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर अंकित करना, यह जरूरी नहीं है। श्याम पट पर लिखा शब्दार्थ परिभाषा आदि को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिख लेना, हाँ यह जरूरी है। ठीक है, तो इसका करेक्ट उत्तर बी ही है। सी पढ़ते हैं, शिक्षक द्वारा कही जा रही प्रत्येक बात को अपनी अभ्यास, नहीं हर बात कैसे लिख सकता है हाँ बच्चा, शिक्षक द्वारा आदर्श वाचन के समय संपूर्ण पाठ को अपनी अभ्यास, ये भी नहीं हो सकता, क्यों लिखेगा अभ्यास पुस्तिका पे अपने? तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 147, गद्य पाठ शिक्षण में पाठ से जुड़े बोधात्मक प्रश्न कब पूछे जाते हैं? पाठ से जुड़े बोधात्मक प्रश्न ये प्रस्तुतिकरण के सोपान पे होते हैं। गद्य पाठ शिक्षण में पाठ से जुड़े बोधात्मक प्रश्न कब पूछे जाते हैं? तो कब पूछे जाते हैं? प्रस्तावना भाग के अंत में नहीं, ये तो प्रस्तुतिकरण पे आएंगे, प्रस्तावना के बाद उद्देश्य कथन आएगा, फिर प्रस्तुतिकरण आ गया। विचार विश्लेषण या व्याख्या से पूर्व, विचार विश्लेषण या व्याख्या के प्रारंभ भाग में, विचार विश्लेषण या व्याख्या के अंतिम सोपान में। तो इसका करेक्ट उत्तर है विचार विश्लेषण या व्याख्या से पूर्व। ठीक है, इसका करेक्ट उत्तर, हाँ यही कमेंट आया था, मुझे भी काफी कमेंट आया था ये, तो आंसर इसका हाँ डी दे दिया है आंसर के, विचार विश्लेषण या व्याख्या के अंतिम सोपान में। देखिए प्रस्तुतिकरण पे क्या होता है, हाँ कहाँ है हम? न गद्य पाठ पे हैं, तो गद्य पाठ पे पहले आदर्श वाचन होता है, फिर आदर्श अनुकरण वाचन होता है, यानी जिसे अनुवाचन कहते हैं, उसके बाद बोधात्मक प्रश्न, बोध ज्ञान प्रश्न होता है। ठीक है, उसके बाद जो होता है बोधात्मक प्रश्न होता है, उसके बाद पाठ्य बिंदु स्पष्टीकरण होता है, उसके बाद जो है मौन वाचन होता है, फिर विचार विश्लेषण के प्रश्न होते हैं। तो यानी विचार विश्लेषण व्याख्या से पूर्व बोधात्मक प्रश्न पूछते हैं। बोधात्मक प्रश्न जो है कि बोधात्मक प्रश्न क्या होता है ना, पाठ्यांश को कितना समझे हैं ये जानने के लिए सिंपल सरल प्रश्न पूछने होता है। क्यों? क्योंकि आप वाचन किए हैं, बच्चे अनुकरण वाचन किए हैं, पाठ्यांश को पूरी तरह समझे नहीं है, आप डिफिकल्ट क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछ सकते, आप आसान क्वेश्चन पूछना है। तो यहां पर 147 विचार विश्लेषण या व्याख्या से पूर्व पूछना है, लेकिन आंसर दे दिया है आपका डी। तो आई थिंक चैलेंज तो बनता है यहां पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 148 नंबर, शिक्षक, सॉरी उड़िया में है, उच्चारण तो वैसे ही होगा, शिक्षक छात्र मानंकु पाठटी पढ़ाई ले। ठीक है, शिक्षक छात्र मानंकु पाठटी पढ़ाई ले। तो 148 देखते हैं, शिक्षक छात्रों को पाठ पढ़ाई नहीं, शिक्षक ने, हाँ ये आ गया, ने तो प्रयोग होगा, पढ़ाई ले खत्म हो चुका है, पास्ट है, और पढ़ाना क्रिया जो सकर्मक है, ये जो है बिल्कुल अपूर्ण भूत पे नहीं है। तो यहां पर जो है शिक्षक ने छात्रों को पाठ पढ़ाया, हाँ यही सही है, देख लेते हैं, शिक्षक ने छात्रों को पाठ पढ़ाए, शिक्षक ने छात्रों को पाठ पढ़ाए नहीं, ये बी नंबर जो है इसका करेक्ट उत्तर है। ठीक है, शिक्षक ने छात्रों को पाठ पढ़ाया, पाठ पढ़ाई ले। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स पर अपना स्कोर लिखना मत भूलें, आपका कटअप को लेकर काफ़ी क्वेश्चन आ रहा है, तो अब तक जितना प्रेडिक्शन मेरे लग रहा है तो एक सेव स्कोर माना जाता है 100+ को, काफ़ी विद्यार्थियों से मैं लिया हूँ रिव्यू, उस आधार पर बोलता हूँ। लेकिन एक बार आपका जो है ये अभी जो है आंसर की आया है, आपका पर्सनली स्कोर की आने दो, फिर जो है एक कटअप पर वीडियो जरूर मैं बनाऊंगा। बस 2-3 दिन में जो आपका अब आ गया है, आपको चैलेंजिंग डेट दिया है, आई थिंक 20 तक है चैलेंजिंग डेट आपको। जैसे मैं अभी एक प्रश्न बोल रहा था, प्रीवियस वीडियो में 1-2 प्रश्न आपको बोला था कि उस पर चैलेंज कर सकते हैं, आपको मिल सकता है। अभी जैसे यहाँ पर और एक बताया था 147 नंबर, तो यहाँ चैलेंजिंग डेट जो है आई थिंक 20 तारीख तक है। तो चैलेंज होने के बाद तो 22 तक मेरे ख्याल से आपका जो है पर्सनली स्कोर की आ जाएगा कि आप कितना रखे हैं उस समय। उसके बाद जो है मैं कटअप
का वीडियो बनाने को बिल्कुल रेडी हूँ। और एक प्रेडिक्शन में आपको पहले दिया था कि यूआर जो है आप जो है 100 प्लस जो है कटअप जा सकता है, 110 प्लस जो है आपका बिल्कुल सेफ स्कोर माना जाता है। तो अब प्रेडिक्शन में लगभग ऐसा प्रतीत हो रहा है, लेकिन देखते हैं आगे जब स्कोर की आ जाता है आप लोगों का पर्सनली इंडिविजुअली, तब मैं आपको जो है काफ़ी रिव्यू लेकर आपको एक कटअप का वीडियो बिल्कुल बनाकर दे दूंगा। चलिए, आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलें यार, इतना प्यार यूट्यूब पे थोड़ा वहाँ भी बरसाइए। चलिए, कविता की सौंदर्यानुभूमि के लिए किसकी आवश्यकता होती है? कविता ये तो सौंदर्य पाठ ही है, तो किसकी आवश्यकता होती है? केवल भावानुभूति नहीं, केवल भाव से कहाँ काम चलता है, केवल अर्थ से भी है जो है काम नहीं चलता। भावानुभूमि और हाँ भावानुभूति और अर्थानुभूति, हाँ ये सही, इन दोनों में से किसी की, इन तीनों में से किसी की भी नहीं, हाँ ये सी नंबर इसका करेक्ट होता है, दोनों चाहिए है ना हमको। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, तो आपका स्कोर लिखना भूलिए मत, 150 में से आपको जितना भी याद है आप जरूर जो है यहाँ पर आप कमेंट बॉक्स पर लिखेंगे। ठीक है, और चैलेंजिंग में 1-2 क्वेश्चन आपको व्याकरण पे बता दिया, प्रोज पोइट्री पे भी 1-2 बताया था प्रीवियस वीडियो पे, प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं, सीबीटी ओएसएसटीटी हिंदी जो है उस पर देख सकते हैं, तो आप चैलेंज कर सकते हैं। चलिए, कविता यानी पद्यपाठ शिक्षण के समय प्रस्तावना भाग में निम्नलिखित कौन सा कार्य किया जाता है? प्रस्तावना में क्या किया जाता है? छात्रों से कविता या कवि से जुड़े सामान्य परिचयात्मक प्रश्न पूछा जाता है, बिल्कुल पूछा जाता है। छात्रों को कविता का सारांश अपने शब्दों में कहने, नहीं सारांश कहाँ कहेंगे, अभी तो प्रस्तावना पे हैं। छात्रों से कविता से जुड़े प्रश्न के उत्तर लिखना, ये भी नहीं। छात्रों के साथ कविता में आए कठिन शब्द, ये भी नहीं होगा, ये बिल्कुल ए नंबर ही इसका करेक्ट उत्तर है। तो चलिए फिर मिलते हैं और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।